लो बेटा देखो अब ये जो हमारा ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम हाइड्रोजन से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस को करते हैं और इन क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस चैप्टर में आप क्वेश्चन आंसर कर लो, आपका काम बन जाएगा। और चैप्टर रीड करना चाहते हो, आपके पास टाइम है तो कर लीजिए, बहुत ही मज़ा भी आएगा आपको रीडिंग करते हुए, चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए जी, what causes the temporary and permanent hardness of water? पहले तो हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर वो वाटर होता है जिसमें सोप काम नहीं करता, सोप क्लीनिंग ना करे, 10th में पढ़ा हुआ है आपने। तो हार्ड वाटर इज दैट वाटर विच कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, उसको हम क्या देते हैं अपना हार्ड वाटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस? टेम्पररी हार्डनेस होती है जो रिमूव हो जाए बॉयल वगैरह करने से, परमानेंट हार्डनेस होती है जो जल्दी रिमूव ना हो, उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर? तो हार्ड वाटर क्या होता है? सबसे पहले हार्ड वाटर वो वाटर है जिसमें सोप क्लीनिंग नहीं करता। अब देखो इसमें आंसर देखते हैं। द टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट होता है ये, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मतलब पानी को हार्ड कब बोलेंगे? जब उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हो। और कैल्शियम आयन में अगर बाइकार्बोनेट वाले आयन्स हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो वो टेम्पररी है। ऑन द अदर हैंड परमानेंट हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, आपका कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इस तरह की चीजें हो गई तो वो परमानेंट हार्ड वाटर हो जाता है। उसको हम रिमूव नहीं कर सकते नॉर्मल मेथड से, बॉइलिंग करके वो रिमूव नहीं होगा। तो व्हाट कॉजेज टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? तो आप ये मोटा मोटा याद रखिए, जो हमारी टेम्पररी हार्डनेस है वो कार्बोनेट से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। और जो हमारी परमानेंट हार्डनेस है वो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट के प्रेजेंस से होती है, पानी में हो। और हार्ड वाटर का मतलब होता है कि सोप क्लीनिंग नहीं करेगा, बट डिटर्जेंट्स क्लीनिंग करते हैं हार्ड वाटर में, ये हमने 10th में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि टेम्पररी हार्डनेस के बताओ क्यों होती है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। परमानेंट हार्डनेस कौन से आयंस के कारण होती है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। इन शॉर्ट पूछें कि हार्डनेस कैसे होती है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। इन शॉर्ट कि हार्डनेस कैसे होती है, पानी की हार्डनेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। अब अगर वो अलग अलग पूछ ले, टेम्पररी का बताओ, तो फिर आप अलग बताइए, बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। परमानेंट हार्डनेस तो ये आप अलग बताओ इस तरीके से। तो आप इसे नोट कर लो और याद कर लो एक बार पढ़ के। तो अब हमने ये कर लिया टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सेलाइन हाइड्राइड्स आर नोन टू रिएक्ट विद वाटर वायलेंटली। वायलेंटली मतलब बहुत जल्दी, इतनी जल्दी कि आग लग जाए, प्रोड्यूसिंग फायर। कैन CO2, a well known fire extinguisher, be used in this case? एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो हम इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या कह क्या रहा है, फिर आगे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। सो ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये है हमारा आंसर। सबसे पहले तो सलाइन हाइड्राइड का मतलब समझिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है, सलाइन हाइड्राइड्स आर नोन टू रिएक्ट विद वाटर वायलेंटली प्रोड्यूसिंग फायर। तो पहले तो ये होता क्या है, फिर कैन CO2 कैन एक्सटिंग्विश दिस फायर, क्या इस फायर को बुझा सकता है, ये देखना है हमने। तो हमें पता है CO2 एक्सटिंक्शर होता है, तो क्या ये एक्सटिंक्शर, फायर एक्सटिंक्शर, इसको बुझा सकता है सलाइन हाइड्राइड को? तो सबसे पहले देखो सलाइन हाइड्राइड होते क्या है। देखो जी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सलाइन हाइड्राइड्स ये होते हैं सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये सारे आते हैं सलाइन हाइड्राइड। मतलब सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड को हम सलाइन हाइड्राइड कहते हैं, नाम है, ठीक है जी। अब देखो, रिएक्ट विद वाटर वायलेंटली टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस। मतलब जैसे ही आप NaH को पानी में डालते हो, ये फटाफट रिएक्ट करता है, फटाफट, इतनी जल्दी रिएक्ट करता है और बेस बनाएगा, क्योंकि वाटर से इसको क्या मिल जाएगा, OH, और ये H टूट के अलग और इसका H कंबाइन हो जाएगा, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन गैस। और इतनी वायलेंटली रिएक्ट करता है कि हाइड्रोजन गैस में आग लग जाती है।
समझ गए ना? जैसे आपने देखा होगा सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं तो उसमें थोड़ी देर बाद आग लग जाती है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी कि जैसे ही पानी में डालोगे बेस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और एकदम से आग लग जाएगी। मतलब इसी को सलाइन कहते हैं, सोडियम हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड को। अब क्वेश्चन है कि जो ये हाइड्रोजन को आग लगेगी, क्या CO2 से बुझा सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं बुझा सकते। क्यों? दीज रिएक्शंस आर वेरी एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि हाइड्रोजन को आग लग जाती है। एंड द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन कैचेस फायर। द फायर प्रोड्यूस कैनॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय CO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस तरीके से जो आग लगेगी हम उसको CO2 से बुझा नहीं सकते। क्यों नहीं बुझा सकते? बिकॉज इट गेट रिड्यूस बाय हॉट मेटल हाइड्राइड। क्यों? क्योंकि ये खुद ही रिएक्ट कर जाता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि CO2 एक ब्लैंकेट बना देती है फायर के अराउंड, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कट हो जाती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप CO2 करोगे तो CO2 खुद ही रिएक्ट कर जाती है इसके साथ, तो ये आग नहीं बुझाएगी, उल्टा आग बढ़ जाएगी। ठीक है। हाउएवर सैंड इज यूज्ड बिकॉज इट इज हाईली स्टेबल सॉलिड। तो बट इसकी जगह आप सैंड से इसको बुझा सकते हो, सैंड फेंक दो तो सैंड हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और आग आपकी कंट्रोल हो जाएगी। सो देखो, अब पेपर में यहाँ पे दो चीजें बताई कि सलाइन हाइड्राइड क्या है। तो हमारा सलाइन हाइड्राइड क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, ये सारे हमारे सलाइन हाइड्राइड में आते हैं। इनको जब हम पानी में डालते हैं तो बेस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक है कि हाइड्रोजन को आग लग जाती है। अब इस आग को हमने बुझाना है तो क्या हम CO2 डाल के बुझा सकते हैं? बिल्कुल नहीं बुझा सकते, क्योंकि CO2 खुद ही रिएक्ट कर जाएगा इसके साथ। ठीक है। मतलब रिएक्ट करने को क्या लिखा हुआ है, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, द फायर प्रोड्यूस cannot be extinguished by CO2 because it get reduced by hot metal hydride। क्यों? क्योंकि जो ये CO है ये खुद ही रिएक्ट कर जाता है इसके साथ। जो ये CO2 है इसके साथ खुद ही रिएक्ट कर गया, खुद ही रिएक्ट कर गया तो इसकी खुद की रिडक्शन हो गई। तो ये टेक्निकल वर्ड लिखना पड़ेगा, द फायर प्रोड्यूस कैनॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय CO2 बिकॉज इट गेट्स रिड्यूस बाय हॉट मेटल हाइड्राइड। जो हॉट मेटल हाइड्राइड होंगे ये इसके साथ ही जुड़ जाएंगे और HCOONA बन जाएगा। तो इस कारण ये नहीं बुझता। तो इसको बुझाने के लिए वी नीड टू यूज सैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए एंड आस्क मी द डाउट इफ यू हैव। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है राइट केमिकल रिएक्शन टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। मतलब अब आपको ये ऐसी रिएक्शन लिखिए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्या होता है? जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाए, जो बेस से भी रिएक्ट कर जाए। तो देखो, वाटर एसिड से रिएक्ट कर रहा है, वाटर बेस से रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो राइट अ केमिकल रिएक्शन टू शो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। तो एम्फोटेरिक नेचर क्या है? वाटर इज एम्फोटेरिक इन कैरेक्टर एंड इट बिहेव्स एज बोथ एसिड एज वेल एज बेस। दिस विद एसिड स्ट्रॉन्गर देन इटसेल्फ H2S बिहेव एज बेस। तो मतलब ये आप ये समझ लीजिए, ये एसिड से भी रिएक्ट कर जाता है, बेस से भी रिएक्ट कर जाता है। सो दिस रिएक्शन यू हैव टू लर्न, और कुछ भी नहीं है, आसान है। जैसे ये H बनाएगा तो ये H दे देगा इसको, तो ये H प्लस गेन कर लेगा। जैसे आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस सिखाया था, तो आप नॉर्मल उस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये H3O प्लस बन गया, अगर ये H प्लस गेन करेगा, ये HS नेगेटिव बन गया। इसी तरह से यहाँ पे ये H दे देगा, ये वाटर है यहाँ पे, ये H दे रहा है इसको क्योंकि ये बेस है इस बार, तो ये H ले लेगा, तो ये NH4 प्लस और ये OH। तो आप इस तरह से ज्वाइंट करके लिख सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट। और आप अपनी बुक देखेंगे तो एक आधी रिएक्शन और मिल जाएगी, दैट यू कैन राइट। तो ये आप बाद में देख के लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। आगे चलते हैं। हाँ जी। सो हाउ डज द एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फंक्शन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस? एक्सप्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये देखो, टॉर्च पता है ना आपको क्या होता है? टॉर्च जिसमें से लाइट बनती है, वही टॉर्च हो गया ना। तो अब यहाँ पे बेसिकली हाइड्रोजन टॉर्च की बात हो रही है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार मैंने देखा है ये वाला क्वेश्चन स्कूल्स में पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज द एटॉमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फंक्शन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस? एक्सप्लेन। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जरा समझना, देखना जरा ध्यान से। क्या होता है जब एक एटम और एक एटम कंबाइन हो, और कंबाइन हो के मान लो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो जब भी कोई चीज कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाती है, कंबाइन
जुड़ती है, कंबाइन होके प्रोडक्ट बनाएगी, तो एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो है लाइट के लिए या वेल्डिंग के लिए ये यूज हो सकती है। देखो मैंने क्या बोला, जरा ध्यान से सुनो। जब भी पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं, टूटने में एनर्जी देते हैं। जैसे इसका उल्टा कर दो, मान लो मैंने हाइड्रोजन को तोड़ना है, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये टूट के H और H में बनेगा, H डॉट H इस तरह से। बट अगर मैंने इसका उल्टा करना है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन करवाना है टू फॉर्म H2, तो जब ये कंबाइन होगा तो ये एनर्जी लॉस करेगा। तो जो ये एनर्जी लॉस करेगा, ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ स्टार लगा के, ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और ये वेल्डिंग के लिए यूज हो सकती है, जिसे हम टॉर्च नाम दे रहे हैं। लाइट मिलेगी तो टॉर्च, वेल्डिंग और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो वेल्डिंग के पर्पज से यूज हो सकती है। अब देखो जरा ध्यान से, atomic hydrogen is produced when molecular hydrogen is passed through an electric arc struck between tungsten electrode, मतलब वायर, ऐसे समझ लो। यानी हाइड्रोजन से हमने करंट पास किया, मोटा मोटा समझ लो, हाइड्रोजन से हमने करंट पास किया एट दिस टेम्परेचर, तो हाइड्रोजन टूट गया। जैसे ही टूटेगा तो ये अनस्टेबल है, ये टूट के एटम, पता है ना आपको, हाइड्रोजन एटम इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है तो ये जुड़ेगा दोबारा, तो जुड़ेगा तो ये वाली रिएक्शन आ गई, तो जुड़ेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वेल्डिंग कर सकती है, जिसे हम टॉर्च फंक्शन फॉर कटिंग कह रहे हैं। सो देखो, द लाइफ टाइम ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इज वेरी वेरी स्मॉल। लाइफ टाइम मतलब ये एग्जिस्टेंस इसकी, यानी टूटता है, टूटने के इतने सेकंड में जुड़ जाता है। मतलब आपने करंट पास किया, ये टूटा, टूटने के 0.3 सेकंड बाद फटाफट जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो इस स्टेट में आ जाएगा, कंबाइन वाले स्टेट में, एनर्जी रिलीज करेगा, एंड हेंस इट इमीडिएटली गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मतलब H2 में, by liberating large amount of energy which may be used for cutting or welding purpose in the form of atomic hydrogen torch। तो यहाँ पे atomic hydrogen torch का मतलब है कि हम हाइड्रोजन को तोड़ें और वो फिर जुड़े और वो इतनी एनर्जी रिलीज करे कि उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि हम उससे वेल्डिंग कर सकते हैं। बस उसी का नाम दे रहा है टॉर्च फंक्शन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग, यानी मेल्ट कर सको मेटल को ज्वाइन करने के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखो, क्या आप लिख सकते हो, आप ये सारा लिख सकते हो कि हाउ डज अटोमिक हाइड्रोजन और ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फंक्शन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस। तो आप नॉर्मल बताओ कि हम हाइड्रोजन गैस से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हाई टेम्परेचर, वो टूट के एटम बनाता है। अब ये जो एटम होते हैं अनस्टेबल होते हैं और ये फटाफट 0.03 सेकंड में जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका लाइफ टाइम छोटा होता है। लाइफ टाइम मतलब इसकी एग्जिस्टेंस टाइम, इसकी एग्जिस्टेंस टाइम बहुत छोटी है, क्योंकि अनस्टेबल है तो ये फटाफट जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ता है, immediately immediately gets converted into molecular form to liberate large amount of energy। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है जिसको हम टॉर्च बोल रहे हैं, और इतनी हीट होती है कि ये मेटल को कटिंग और वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज हो सकता है। बस ये लास्ट की 3 लाइनें लिख देनी है और ये रिएक्शन लिख देनी है। तो रिएक्शन में देखो क्या लिखोगे, आप ये वाली रिएक्शन लिखोगे, उसके बाद ये वाली लिखोगे। पहले ये लिख दी, फिर ये वाली रिएक्शन लिख दी, ये नीचे वाली नहीं, ये तो जस्ट आपको समझाने के लिए बताइए, वो यहाँ पे दी हुई है। तो देखो, क्या आप अपने वर्ड्स में खुद लिख सकते हो कि because when we pass electric current at this temperature, hydrogen split to form unstable H atoms। These H atoms combine immediately, ये टाइम भी लिखने की जरूरत नहीं है। These H atoms combine immediately and releases large amount of energy which may be used for cutting or welding purpose in the form of atomic hydrogen torch। बस इसी का नाम दे दिया हमने, एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। चलो सिमरन, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हिंदी में बताओ कि भाई हम जो हाइड्रोजन टॉर्च है उसको कटिंग और वेल्डिंग के लिए क्यों यूज करते हैं। सर जब हम हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो दो अपने हाँ एटम्स में ब्रेक हो जाता है। हाँ, जो फटाफट फिर जुड़ जब जाता है। वो हाँ, ये टाइम वाइम बताने की जरूरत नहीं, जो इमिडिएटली जुड़ जाता है एंड प्रोड्यूस यहाँ से। लार्ज अमाउंट एनर्जी व्हिच इज यूज्ड हाँ, फॉर कटिंग एंड यस। सो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। लो बेटा, एक बार दोबारा समझो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है या ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फंक्शन फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस वाई, तो हम ये बताएंगे कि जब हम हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक आर्क एट दिस टेम्परेचर, तो ये ब्रेक होके अनस्टेबल हाइड्रोजन एटम बनाता है। ये हाइड्रोजन एटम एकदम से जुड़ जाते हैं फटाफट, जैसे ही जुड़ते हैं ना बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है जिससे आप
मेटल को मेल्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो, वेल्डिंग कर सकते हो, और इसी को हम नाम दे रहे हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, लाइट बहुत ज़्यादा रिलीज होगी। इस तरह से आप मेमोराइज कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इजी। अब हम आज के लेक्चर का एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी हम बहुत इंपॉर्टेंट बोलेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द मेटालिक हाइड्राइड्स टू बी यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज, एक्सप्लेन। पहले मैं एक रैंडम सा कुछ समझाता हूँ, फिर आगे चलूंगा। जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, मेटल रॉड है, ठीक है। आपने मिट्टी फेंकी, ठीक है ना, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। आपने इस रॉड पे मिट्टी फेंकी, तो मिट्टी इसके सरफेस पे चिपक जाएगी ना, चिपक जाएगी कि नहीं, बोलो हाँ या ना, बेटा जल्दी बोलो, हाँ या ना, मिट्टी चिपक जाएगी कि यस नहीं। सर। हाँ बिल्कुल चिपक जाएगी, यानी डस्ट चिपक जाएगी ना। इसी तरह से मेटल हाइड्राइड का मतलब क्या है कि आपके पास एक मेटल रॉड है, इस मेटल रॉड के चारों तरफ आप हाइड्रोजन गैस को डालो। तो जब आप हाइड्रोजन गैस डालोगे तो जो हाइड्रोजन के एटम है ना, वो इसकी सरफेस पे अटैच हो जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे, जैसे डस्ट चिपकती है ना, समझने के लिए हाइड्रोजन पे चिपक जाएंगे। तो इसी को हम मेटल हाइड्राइड बोलते हैं, यानी मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, तो इसे हम बोलेंगे मेटल हाइड्राइड। ठीक है। तो अगर मेटल के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो गई, तो अब आपने मानो बहुत सारी रॉड लगाई है इसी तरह से पतली पतली, और उसमें आपने हाइड्रोजन अटैच करवा दी, तो हाइड्रोजन स्टोर हो गया ना। अब आपको जब भी चाहिए आप इसे हीट करो, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाएगी, क्योंकि टूट जाएगा, ये बॉन्ड वीक होता है, हीट करने पे टूट जाएगा। तो ये बेसिकली स्टोरेज की बात हो रही है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसे आंसर से रिलेट कर पाएं और इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएं, जैसे मैंने डस्ट की एग्जांपल दी। अब देखो यहाँ पे समझते हैं। मेटालिक हाइड्राइड्स कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज। जैसे मैंने बताया, रॉड बना दी, एक बार दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने एक रॉड बनाई, इस रॉड में आपने हाइड्रोजन गैस लगा दी साथ में। जैसे आपने हाइड्रोजन गैस लगाई तो हाइड्रोजन इसके सरफेस पे अटैच हो जाएगी, इसके सरफेस पे अटैच हो गई। अब आपने ऐसी बहुत सारी पतली पतली रॉड्स लगा दी, ठीक है। दिस इज बिकॉज मेटालिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड ऑन हाइड्रोजन। जैसे डस्ट चिपक जाती है ना, तो देखो लिखा है ना, एब्जॉर्ब्ड एज हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम इसके सरफेस पे चिपक जाते हैं। कलर चेंज कर लूं दिखाने के लिए, हाइड्रोजन एटम इसके सरफेस पे चारों तरफ से ऐसे चिपक जाएंगे। ठीक है जी, बस समझते जाओ। हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब एज हाइड्रोजन एटम ड्यू टू इंक्लूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, मतलब अटैच होने को कह रहे हैं। द मेटल लैटिस एक्सपैंड एंड देयरफॉर बिकम लेस स्टेबल। अब क्या हो गया, मेटल लैटिस एक्सपैंड मतलब साइज बड़ा हो जाएगा, ऐसे सपोज कर लो, क्योंकि रॉड के ऊपर कुछ चिपक गया तो साइज बड़ा हो गया। जैसे आप किसी के ऊपर टेप लगा दो तो साइज बड़ा हो गया ना, तो ऐसे समझने के लिए ऐसा समझ लो। देयरफॉर व्हेन मेटालिक हाइड्राइड इज हीटेड, अब आप इसको हीट करो। ऐसा करने के बाद अब आप इसे हीट करो, तो जैसे हीट करोगे तो रॉड तो वैसे की वैसी रहेगी, ये जो हाइड्रोजन चिपकी हुई थी ये अलग हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ H2, और इस H2 को आप यूज कर सकते हो। यानी हाइड्रोजन गैस बनी ना, इसे जला लो, एनर्जी दे देगा ये। तो मेटल अलग हो गई, हाइड्रोजन अलग हो गई। सो देयरफॉर व्हेन मेटालिक हाइड्राइड is heated it decomposes to form, टूटना, टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड वेरी फाइनली डिवाइडेड मेटल। क्योंकि मेटल की शीट बहुत पतली पतली होती है, बहुत ही, जैसे वो लकड़ी को घिसते हैं ना, तो लकड़ी को घिसते हैं तो बहुत छोटे छोटे बुरादा बनता है ना, वैसा ही ये मेटल के साथ हाइड्रोजन डाल देते हैं, उनके सरफेस पे हाइड्रोजन चिपक जाती है, फिर उसको हीट करते हैं, हाइड्रोजन निकल जाती है, उसको हम यूज कर सकते हैं जला के एज एनर्जी। द हाइड्रोजन दस प्रोड्यूस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, देखो जला के हम यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए फ्यूल। दस ट्रांजिशन मेटल और देयर अलॉय कैन बी यूज्ड to store and transport hydrogen to be used as fuel. This is called hydrogen economy. तो हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, इसको बेचते हैं, तो पैसे कमाने से रिलेटेड है, तो इसे हम कह सकते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी। हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन था, हाउ डू यू एक्सपेक्ट द मेटालिक हाइड्राइड्स टू बी यूजफुल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर आप ये लिखिए कि मेटालिक हाइड्राइड्स कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज बिकॉज मेटालिक हाइड्राइड्स हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड एज हाइड्रोजन एटम। बस आप ये बताइए, क्योंकि जो हमारा मेटल मेटालिक हाइड्राइड होता है, मेटल के ऊपर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद जब आप इसको हीट करते हो, तो ये टूट के हाइड्रोजन गैस बनाती है, टूट के मेटल अलग और हाइड्रोजन गैस बनाएगी। इस हाइड्रोजन गैस को हम यूज कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम इसको हम मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। मान लो आपने एक टैंक बनाया बड़ा सा,
उस टैंक में बहुत सारे मेटल्स आपने डाल दिए। मान लिया आपने एक टैंक बनाया हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए, उसमें आपने इस तरह से बहुत सारे मेटल के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए और हाइड्रोजन गैस डाल दी। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस डालोगे तो हाइड्रोजन गैस इनके सरफेस पे चिपक जाएगी। तो आप कंटेनर में बहुत सारी हाइड्रोजन गैस यूज कर सकते हो। अब आपको जहाँ चाहिए वहां इसको हीट कर दो, तो हीट करोगे तो मेटल तो अंदर ही रह जाएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो इस हाइड्रोजन गैस को आप जला लो, एनर्जी ले लो, फ्यूल की फॉर्म में यूज कर लो। तो हम इसको मेटल हाइड्राइड की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं, जो आपको मैंने बताया। अब आप अपनी वर्डिंग बना लीजिए, चाहे आप ये वाली वर्डिंग उठा के लिख लीजिए, जो भी आपको समझ में आ जाए। सो एक बार फिर से देखिए, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है हाउ डू यू एक्सपेक्ट the metallic hydrides to be useful for hydrogen storage, कि जो हमारी मेटालिक है वो हाइड्रोजन स्टोरेज कर सकती है। तो आप इसमें ये पहली दो लाइनें और फिर उसके बाद लास्ट की दो तीन लाइनें लिख दीजिए। कह रहा है मेटालिक हाइड्राइड्स कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज बिकॉज इन मेटालिक हाइड्राइड हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब एज हाइड्रोजन एटम। यानी ये तीन लाइनें यहाँ तक। उसके बाद when metallic hydride is heated, इतना लिखने के बाद आप यहां से लिखिए when metallic hydride is heated it decomposes to form hydrogen and very finely divided metal, बस this hydrogen can be used to as fuel। बस तो पहली तीन लाइन और लास्ट की दो लाइनें और उसके बाद this hydrogen can be used as fuel, बस इतना ही लिखना है। ओके सिमरन बताओ बेटा, how do you expect that metallic hydride to be useful for hydrogen storage? सर जब हम किसी मेटेलिक हाइड्राइड पे हाइड्रोजन हम्म डालते हैं तो वो उसके हम्म, साथ अटैच हो जाती है। हाँ एब्जॉर्ब हो फर्दर जाती है। जब हमें हाँ एब्जॉर्ब होने के बाद जब हम उसको हीट करते हैं तो तो वो फ्यूल के हाँ तौर में मेटल अलग हमें हो जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है, और इस हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज यूज कर कर सकते सकते हैं। हैं। बिल्कुल सही। तो बट ये है कि आपको थोड़ा टेक्निकली लिखना पड़ेगा। तो पहली तीन लाइनें लिख लेना यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से तीन लाइनें और एंड में लिख देना दिस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, बस इतना ही करना है। तो चैप्टर इज नॉट डिफिकल्ट बट चीज़ों को थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। तो मैंने आज जो भी करवाया आप उसे नोट बनाइए और बेटा अच्छे से याद कीजिए। ठीक है बच्चों।